चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा। एक कस्बे में नीम हकीम जमाल गोटा आए और दवाखाना खोल बैठे। दवाखाना, हर मर्ज की दवा 2 रुपए। क्यों भाई कल्लन, क्या दवाइयाँ तैयार कर दी? मरीजों के आने का टाइम हो गया है। अरे हकीम साहब, दवाई क्या खाक है? आप तो चीनी की गोलियां बनवा रहे हैं। इससे मरीजों को क्या आराम आएगा? ये तो साफ बेईमानी है। तू नहीं समझता, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। 5 रुपए की 1 किलो चीनी हम लाए, उसकी 1000 गोलियां बनाई। अगर हर मरीज को 10 गोलियां 2 रुपए में दवाई कहकर दे दी जाए तो 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें 195 रुपए मुनाफा होगा। लगता है मरीज आ रहे हैं। हकीम साहब, मुझे सख्त बुखार है। बैठो, दवाई देते हैं। पहले ये बताओ, एक समय में तुम कितनी रोटियां खाते हो? रोटियां खाने का मेरे मर्ज से क्या ताल्लुक? अरे भाई, तुम्हारी खुराक के हिसाब से ही तो दवाई देंगे। एक समय में यही कोई 4-5 रोटियां खा लेता हूँ। ठीक है, ये लो 10 गोलियां। जो कोई जितनी रोटियां खाता है उससे 2 गुनी गोलियां दी जाती है। निकालो 2 रुपए। शाम को जब दवाखाना बंद हुआ, क्यों कल्लन, आज कितने रुपए आए? वाह हकीम जी, सारी गोलियां बिक गई। देखो, ये नोटों के ढेर। 3 दिन बाद मरीजों की भीड़ फिर हकीम जी के दवाखाने पर लगी। मेरी आँख को तुम्हारी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे सिर का दर्द नहीं गया। मेरा बुखार नहीं उतरा। हमारे पैसे लौटाओ। पैसे वापस नहीं होंगे। मेरा काम है दवा देना, मर्ज ठीक करना नीली छतरी वाले का काम है। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो ये ऊपर वाले का दोष है, समझे? ये नीम हकीम हमारे पैसे नहीं लौटाएगा। इस तरह तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। चलो, चाचा चौधरी के पास चलो। सब चाचा चौधरी के पास जाकर हाल सुनाते हैं। ठीक है, अगर उस हकीम की दवा 2-4 लोगों को भी आराम पहुंचाती और कुछ को नहीं, तो वो बेकसूर था। पर जब सबके सब मरीजों की बीमारी वैसी की वैसी है, तो जरूर कोई धांधलेबाजी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और फिर चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं हकीम जमाल गोटा के दवाखाने की ओर। आओ साबू, जरा हम भी हकीम साहब से दवाई ले आए। चाचा चौधरी दवाखाने पहुंचता है। हकीम साहब, हमारे एक मरीज के पेट में दर्द हो रहा है। गोलियां दे देते हैं। 2 रुपए निकालो। ये लीजिए 2 रुपए। हाँ, तो अब बताओ कि मरीज एक समय में कितनी रोटियां खाता है? यही कोई 1.5-2 हजार है। मजाक मत करो चौधरी, हकीम और डॉक्टरों से मजाक नहीं किया करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हकीम साहब। आप दवाखाने से बाहर आकर खुद उसे देख ले। चलो देखे जरा। और दोनों दवाखाने से बाहर की ओर चल देते हैं। बाहर आकर, आई, बाप रे, अबे कल्लन,
ये तो हमारे दवा खाने की सारी गोलियां चट कर जाएगा। आप अपनी फीस ले चुके हैं, इसे 4000 गोलियां दीजिए। कल से मेरा ये मरीज हर रोज आपके दवा खाने से दवाई ले जाया करेगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पास कोई दवाई नहीं, वे तो चीनी की गोलियां हैं। ठीक है, इन सारे मरीजों के पैसे वापस करो। अभी करता हूँ, और मैं दवाखाना बंद करके कहीं दूर चला जाता हूँ। चाचा चौधरी का पेड़। एक दिन चाचा चौधरी और उनकी पत्नी। ये पेड़ तो सूखता ही जा रहा है, वर्षा नहीं हुई भाग्यवान, इसीलिए इसे बचाना चाहिए। पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। ये सुनकर चाचा चौधरी झटपट अपने घर के अंदर जाकर एक पानी का पाइप निकाल लाते हैं। इस पेड़ को पाइप से पानी देता हूँ भाग्यवान, तू नल खोल। और चाचा चौधरी पेड़ को पानी देने लगते हैं। मैं इस इंतजार में था कि ये पेड़ सूख कर गिरे और इसकी लकड़ी मेरे जलाने के काम आए, मगर चाचा चौधरी इस पेड़ को सींच कर फिर से हरा भरा कर देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खंडू, कैसे रोकोगे? मैं चाचा चौधरी के पाइप को काट दूंगा। इधर खंडू के विचारों से बेखबर चाचा जी पेड़ को पानी देने में मशगूल थे। वाह, इस पानी की धार से ये पेड़ कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा हो जाएगा। खंडू ने आकर कुल्हाड़ी का वार पाइप पर कर दिया, जिससे पाइप 2 टुकड़ों में कट गई और उसमें से एक मोटी सी बौछार निकलकर खंडू पर पड़ी। ओह, ओह, मेरे सारे कपड़े भीग गए। तभी साबू वहां आता है। साबू, कपड़े सुखाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे जुकाम हो जाएगा। लेकिन खंडू, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अरे कोई भी तरीका हो, लेकिन जल्दी करो। ये सुनते ही साबू खंडू को एक जोरदार लात जमा देता है और खंडू उड़ता हुआ उसी सूखे पेड़ पर जा लटकता है। जब तक कपड़े धूप में सूख नहीं जाते, यही लटके रहो। हैं? देखा, पेड़ों का एक और फायदा। चाचा चौधरी और नदी में। एक दिन चाचा चौधरी से साबू ने कहा, चाचा जी, खाली बैठे बैठे भूख लगाई है। साबू, मैं तेरी चाची से पूछता हूँ, शायद वो कुछ खाने को दे दे। चाचा चौधरी चाची को आवाज लगाते हैं, अरे भगवान, क्या नाश्ता तैयार है? चाची गुस्से में भरी हुई बाहर निकलती हैं। तुम दोनों तो निठल्ले बैठे रहते हो, खाने को कहाँ से आएगा? कुछ कमा कर लाओगे तो कुछ खाने को बनेगा, समझे? अरे भाई साबू, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और चाचा चौधरी और साबू घर से बाहर की ओर चल देते हैं। ठीक है, कुछ कमा कर लाते हैं हम। थोड़ा आगे जाने पर, साबू, आगे तो नदी है। कोई बात नहीं चाचा जी, हम नदी पार करेंगे। चाचा चौधरी और साबू नदी में उतर जाते हैं। वह छोटा सा एक आदमी इधर आ रहा है। उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। और वो बदमाश अपनी बंदूक चाचा चौधरी पर तान देता है। सीधा इधर आ जाओ, पीछे मुड़े तो गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी सीधे उस बदमाश की दिशा में बढ़ते हैं। हा हा हा, चूहा सीधा इधर ही आ रहा है। तभी पानी में से साबू बाहर निकलता है। उसे देखते ही वो दोनों बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। बाप रे, आदमी है या पहाड़? चाचा चौधरी और साबू,
भागते हुए वे अपनी बंदूक छोड़ गए हैं। चलो आज की यही कमाई सही चाचा जी। चाचा चौधरी और वह मोटा आदमी। एक दिन साबू चाय पीते पीते चाचा चौधरी से बोला, चाचा जी लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। साबू, तेरी चाची ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि उसके नाश्ते के लिए हर रोज ताजे आम तोड़ कर लाऊं। सोचता हूं आज मैं जाऊं या तुझे भेजूं। चाचा जी आप ही जाइए, अगर मैं गया तो कई आम मेरे पैरों तले कुचले जाएंगे। ये सुनकर चाचा चौधरी रॉकेट को लिए वहां से चल देते हैं। तू ठीक कहता है साबू, तेरे जाने से इतने आम आएंगे नहीं जितने बर्बाद होंगे। मैं ही जाता हूं। थोड़ी दूरी पर डाकू गोबर सिंह, इस मोटे के साथ जरा दिल लगी की जाए। ये सोचकर गोबर सिंह उस मोटे आदमी को आवाज लगाता है, हे मोटे, इधर आ। अभी आया गोबर सिंह जी। जैसे ही वो मोटा आदमी गोबर सिंह के पास पहुंचता है तो गोबर सिंह चिल्ला उठता है, उई! आप चीख क्यों रहे? कमबख्त, तू मेरे पांव पर खड़ा है? और वो मोटा आदमी 2 कदम पीछे हट जाता है। मेरा पांव कुचल कर रख दिया। तभी गोबर सिंह के दिमाग में एक योजना आती है। एक आइडिया आया। चाचा चौधरी रोज आम लेने आता है। आज जब वो आम इकट्ठे कर रहा हो तो अचानक ये मोटा ऊपर से उस पर गिर पड़े तो चाचा चौधरी का कचूमर निकल जाएगा। तभी गोबर सिंह को चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। मोटे, वो चाचा चौधरी आ रहा है, तू पेड़ पर चढ़ जा। जब वो आम इकट्ठे कर रहा हो तो उस पर गिर पड़ना, समझे? गोबर सिंह के बताए अनुसार वो मोटा आदमी पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है। चाचा जी आइए, यहाँ बहुत सारे पके आम गिरे पड़े हैं। तभी वह मोटा आदमी जिस डाल पर बैठा होता है वो उसके वजन से टूट जाती है और वो सीधा नीचे गोबर सिंह के ऊपर गिरता है। मोटे, तूने मेरा कचूमर निकाल दिया है? चाचा चौधरी और शाका। एक दिन जब चाचा चौधरी, साबू और रॉकेट कहीं जा रहे थे तो साबू, लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो तीनों पीछे पलटकर देखते हैं। शाका, तुम? हाँ चूहे, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। लगता है शाका तुम पिछली धुनाई भूल गए हो। वह तुमने मेरे साथ चालाकी की थी। इस बार मैं तुम्हारे दांव में आने वाला नहीं। मरने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर शाका अपने हाथ का कुल्हाड़ा उन पर तान देता है। तभी साबू बीच में आ जाता है। चाचा जी, इस बार इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनते ही शाका गुस्से में तिलमिला जाता है। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तुझे ही खत्म करता हूँ। और शाका हाथ में कुल्हाड़ा संभाले तेजी से साबू की ओर बढ़ता है। इस बार मैं कुल्हाड़े पर तेज धार करवा कर लाया हूँ। शाका की कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार, जिससे साबू अपने आप को बचा लेता है। पहला वार खाली गया तो ये मत समझना कि मैं निराश हो गया। और शाका पूरी ताकत से दोबारा वार करता है और चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद, ओह, मैं थक गया। साबू शाका की ओर मुक्का ताने बढ़ता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वार कैसे किया जाता है। साबू का जोरदार घुसा शाका के मुंह पर और शाका जमीन पर फ्लैट हो जाता है। कहो, दिन में तारे दिखाई दिए? हाँ, चांद भी दिखाई दे रहा है। अरे
चाचा चौधरी और नेट। चाचा चौधरी और पिंटू घर के बाहर। पिंटू, देखो मेरा नेट जहाज। चाचा जी इसे चलाकर दिखाओ। वह गया और नेट हवा में उड़ता हुआ घूमकर वापस चाचा चौधरी के हाथ में आ जाता है। यह वापस आ गया। इधर डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। धमाका सिंह, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि चाचा चौधरी अभी तक जिंदा है। गोबर सिंह, बस आज वो अपनी आखिरी सांस गिनेगा। हैं? चाचा चौधरी उधर जहाज उड़ा रहा है, जाओ और उसे गोलियों से भून दो। ये तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई। अभी जाता हूँ। और डाकू गोबर सिंह चाचा चौधरी की तरफ चल देता है। थोड़ी देर में जब उसे चाचा चौधरी दिखाई देता है तो वो अपनी बंदूक चाचा चौधरी पर तान देता है। वह रहा मेरा दुश्मन नंबर 1। अभी गोलियों से भून देता हूँ। हैं? इधर चाचा चौधरी नेट को एक बार फिर उड़ाता है। ये फिर गया मेरा नेट। और इधर डाकू गोबर सिंह जैसे ही फायर करने लगता है तो नेट उसकी बंदूक की नली में घुस जाता है। हैं? और बंदूक की नली आग पकड़ लेती है। ये क्या? बंदूक में आग लग गई। पानी लाओ। धमाका सिंह को एक पानी से भरी बाल्टी दिखाई देती है। वो रहा पानी। धमाका सिंह तुरंत उस बाल्टी को उठाता है और उसको डाकू गोबर सिंह के ऊपर डाल देता है। और डाकू गोबर सिंह के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। आग! बचाओ! धमाका सिंह, उस डिब्बे में पेट्रोल था। चाचा चौधरी और शेखू बदमाश। एक दिन जब चाचा चौधरी रास्ते में जा रहे थे तो अरे छेदीलाल, क्या बात है? रो क्यों रहा है? मैं मरने वाला हूँ। शेखू बदमाश ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 1 लाख रुपया ना दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो तुम उसे 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। 1 लाख रुपया जाने से मुझे हार्ट अटैक होगा और मैं मर जाऊंगा। रुपया दूं या ना दूं, दोनों तरह से जान मुसीबत में है। अच्छा, इस बैग में क्या है? 1 लाख रुपया। चाचा चौधरी उससे बैग ले लेता है। रुपयों का बैग मुझे दो और घर जाकर आराम करो। मैं शेखू बदमाश से निपट लेता हूँ। छेदीलाल अपने घर की तरफ चल देता है। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। चाचा चौधरी शेखू बदमाश के पास पहुंचता है। शेखू बदमाश, छेदीलाल डर के मारे खुद नहीं आया, किसी दूसरे के हाथ रुपया भेजा है। क्या रुपया लाए हो? हाँ, मुझे पकड़ लो और ले लो। बेवकूफ, मुझे मस्करी पसंद नहीं। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगा देता है। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा। और शेखू बदमाश चाचा चौधरी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब तुझे कोई मेरे हाथ से बचा नहीं सकता।
चाचा चौधरी दौड़कर एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। तभी शेखू बदमाश वहां दौड़ता हुआ आता है। अब तुझे नरक जाने में चंद मिनट ही बाकी है। शेखू बदमाश पूरे पेड़ का चक्कर लगाता है तो है कमबख्त कहाँ गायब हो गया? तभी शेखू बदमाश के सिर पे जैसे वज्रपात होता है। चाचा चौधरी पेड़ की कोटर से बाहर निकलता है। बड़ा दारा सिंह बनता था। और चाचा चौधरी वापस छेदीलाल के घर पहुंचता है। छेदीलाल, संभालो अपना बैग। शेखू बदमाश अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। चाचा चौधरी और फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक साबू का पैर फिसल जाता है। क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने हैं चाचा जी। इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे, अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता तो इन्हें उतार फेंक। ना चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा। आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें बताऊं कि फैशन क्या क्या गुल खिलाता है। चाचा चौधरी और साबू एक तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर। तू क्यों रो रहा है भाई? कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरी हुई। मैं अपनी बूशट के लिए ये कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाई है। हैं? तो क्या हुआ? तुम दो बूशर्टें सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बूशर्ट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है, यही तो झमेला है फैशन का। चूंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई है, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बूशर्ट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बूशर्ट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा ये कहकर फेंक दिया कि वह मर्दाना है। हैं? फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साबू, आगे चले। और चाचा चौधरी और साबू आगे की तरफ चल देते हैं। आगे जाने पर हेयर ड्रेसर्स। क्यों लड़ाई कर रहे हो? जरा गौर फरमाइए, मेरा ये फोटो देखो। कितने सुंदर लच्छेदार बाल थे। इस कल्लू नाई ने उस्तरा फेर कर सब सवाचट कर दिए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते। तो मैं इस नाई के पास गया। मैंने इससे पूछा कि एक किस फिल्म स्टार जैसा हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने ना कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? शेट्टी का हैं?
चाचा चौधरी और साबू का गोला। शहर के एक बैंक के बाहर इस लाला ने बैंक से अभी 50,000 रुपए निकलवाए हैं। डमरू, मैं कमाई करने जा रहा हूं। वो बदमाश हाथ में पिस्तौल थामे लाला की ओर बढ़ जाता है। लाला के ऊपर वो बदमाश अपनी पिस्तौल तान देता है। अपना बैग इधर दो। बैग लाला से हथियाकर वो बदमाश वापस अपनी कार की तरफ आ जाता है। कार स्टार्ट है, भागो। और कार तेजी से वहां से निकल जाती है। मेरे 50,000। डमरू, आज की कमाई हो गई, अब कुछ दिन चैन से बीतेंगे। सड़क पर दौड़ती कार का लाला पीछा करता है। मेरे रुपए। वहां से कुछ दूर पर साबू और चाचा चौधरी। साबू, तुम्हें आने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होना है। गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर लो। गोला विश्व रिकॉर्ड से कम दूरी पर मत गिरे। अच्छा चाचा जी। इतना कहकर साबू लोहे के गोले को हवा में पूरी ताकत से घुमाने लगता है और छोड़ देता है। ये गया। लोहे का गोला हवा में उड़ता चला जाता है। दोनों बदमाश अपनी तरफ बढ़ती मुसीबत से बेखबर गाड़ी में जा रहे होते हैं। हा हा हा, शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी वो लोहे का गोला उनकी कार के ऊपर गिरता है। ओह! आह! चाचा चौधरी और साबू। साबू, आओ। घटना स्थल पर। कहो चाचा जी, कोई विश्व रिकॉर्ड टूटा कि नहीं? रिकॉर्ड का तो पता नहीं, हमारी कार जरूर टूट गई है। मेरे पैसे मिल गए, वरना मेरा दिल टूट जाता है। चाचा चौधरी और दो चोर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के आंगन में बैठे थे। चाचा जी, आज कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए। रोकड़ और झोकड़ दो चोर। रोकड़, आज चाचा चौधरी के घर चोरी क्यों न की जाए? झोकड़, क्यों हड्डियां तोड़वाने की सोच रहा है? देखता नहीं वहाँ साबू बैठा है। साबू और चाचा चौधरी को खिसकाने का मेरे पास इंतजाम है। तू जाकर उन्हें ये 2 सिनेमा के टिकट दे दे। उधर वे दोनों सिनेमा देखने जाएंगे, इधर हम उनके घर में घुसकर सारे माल पर हाथ साफ कर देंगे। वाह झोकड़, ये तो सचमुच तुमने बड़े दूर की सोची। अगर तू चोर की बजाय प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश बड़ी तरक्की करता। रोकड़ चाचा चौधरी और साबू के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के 2 टिकट लाया हूँ। साबू, लो, अपनी बोरियत का इलाज हो गया। चाचा चौधरी और साबू फिल्म देखने के लिए चल पड़ते हैं। टिकट किस थिएटर के हैं चाचा जी? रीगल के। जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इधर रोकड़ और झोकड़। रोकड़, आ जाओ, मैदान खाली है। इस घर में चोरी करने का एक फायदा ये है कि चाचा चौधरी अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। रोकड़ और झोकड़ जल्दी जल्दी वहां से सारा सामान समेटते हैं। जल्दी सारे कपड़े बांध लो। इतनी जल्दी क्या है? फिल्म 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। थोड़ी देर में चाचा चौधरी जब लौट कर आएगा तो पाएगा कि 2 टिकट कितने महंगे पड़े। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर कदम रखते हैं तो सामने चाचा चौधरी और साबू आ जाते हैं। हैं? इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
आए। साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। जब हम थिएटर पहुंचे तो पाया कि फिल्म देखी हुई है। दोनों टिकट दोस्त को देकर लौट आए। और साबू उन दोनों को आसमान में उछाल देता है। तुम जहां गिरोगे पास ही अस्पताल होगा। चाचा चौधरी और खाद। रोकड़ और चौपट। रोकड़, अपनी नकली खाद का एक पैकेट बचा है, इसे भी बेच दें। पर यहाँ तो खेती बाड़ी करने वाला है नहीं, बेचेंगे किसे? चौपट चाचा चौधरी और साबू की ओर इशारा करता है। देखो, वो दो गंजे बैठे हैं ना, उन्हें। चाचा जी, आज आपने पगड़ी नहीं पहनी। साबू कलवा धोबी उसे धोने के लिए ले गया है। इधर रोकड़ और चौपट। लेकिन गंजों को खाद की क्या जरूरत होगी? देखते जाओ, कहते हैं एक अच्छा सेल्समैन कूड़ा भी बेच देता है, तो ये तो खाद है। गालिब कमी नहीं इस दुनिया में बेवकूफों की। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। और चौपट चाचा चौधरी और साबू की तरफ चल देता है। हमारी कंपनी ने ये बढ़िया और लाजवाब खाद बनाई है, जो बंजर भूमि को हरा भरा कर देती है। भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। हमारा कोई बाग बगीचा या खेती नहीं जहाँ इसकी जरूरत हो। अरे तुम दोनों के सिर तो बंजर हैं। देखो, एक भी बाल नहीं। हमारी ये अद्भुत खाद सिर पर लगाने से कुछ ही दिनों में घनी झाड़ियों की तरह तुम्हारे सिर पर बाल लहलहा उठेंगे। देखो मेरे बाल, मैं भी यही खाद अपने सिर पर डालता हूँ। असर न होने पर 2 गुने दाम वापस। तभी चाचा चौधरी अपने पंखे की ओर बढ़ता है। 1 मिनट ठहरो, गर्मी हो रही है, जरा पंखा चला दूं। और चाचा जी पंखे को ऑन कर देते हैं। पंखे की हवा से चौखट की विग उसके सर से उड़ जाती है। नया विग खरीदते समय याद करा देना कि वो इतना ढीला ना हो कि हवा से उड़ जाए। चाचा चौधरी और ऊंचा लहराए तिरंगा। एक दिन चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, सवेरे ही किधर चल दिए? साबू, मैं आज तिरंगे को ऊंची से ऊंची इमारत पर लहराना चाहता हूँ। चाचा चौधरी चल देते हैं। यहाँ आसपास तो कोई ऊंची इमारत दिखाई नहीं देती, थोड़ा आगे चलना चाहिए। चाचा चौधरी आगे की ओर चल देते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ओह, बारिश शुरू हो गई। रॉकेट, आओ कहीं सिर छुपाने की जगह देखें। चाचा चौधरी को एक तोप दिखाई देती है। रॉकेट, और कहीं तो जगह मिली नहीं। ये पहले मुगल बादशाह बाबर की तोप है, इसी में घुस चलते हैं। इधर डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी को इस बाबर की पुरानी तोप में घुसते देखा है। फिर क्या सोचते हो धमाका सिंह? दाग दो इसे और पहुंचा दो चौधरी को नर्क में। धमाका सिंह हाथ में जली हुई मोमबत्ती लिए तोप की ओर बढ़ता है। चाचा चौधरी के साथ बेचारा कुत्ता रॉकेट भी मरने जा रहा है। और मोमबत्ती तोप पर लगाते ही अरे, हम कहाँ
अरे हमसे पहले ही कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। दोस्त तुम एवरेस्ट पर खड़े हो, जरा फोटो लेने दो। दूसरी सुबह अखबार में एक खबर छपी। चाचा चौधरी ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। फिर मात खा गए। चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण। एक दिन डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह कोई तरकीब सोचो जिससे पैसा आए। तभी धमाका सिंह की नजर रॉकेट पर पड़ती है। लो पैसा आ गया। चाचा चौधरी को अपना कुत्ता रॉकेट बहुत प्यारा है, हम इसे पकड़ लेते हैं और फिरौती में 10,000 रुपया मांगते हैं। धमाका सिंह रॉकेट को ललचाने लगता है। रॉकेट ये लो, और रॉकेट के पास आते ही वो उसे पकड़ लेता है। गोबर सिंह तुम रॉकेट को संभालो और मैं चाचा चौधरी से 10,000 वसूल करने जाता हूँ। धमाका सिंह चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी और साबू तुमने रॉकेट को कहीं देखा है? नहीं चाचा जी, सवेरे से वो दिखाई ही नहीं दिया। और आगे दिखाई भी नहीं देगा। अगर तुमने मुझे 10,000 रुपए ना दिए तो वो हमारे कब्जे में है। फिरौती तो हमने आज तक किसी को नहीं दी, तो फिर समझ लो तुम्हारा कुत्ता स्वर्ग को पार्सल हो गया। हम उसे बचाने के लिए फार्मूला नंबर 999 इस्तेमाल करेंगे। अब तुम कोई सा भी फार्मूला अपनाओ, कुत्ते को डाकू गोबर सिंह के कब्जे से कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ। चाचा चौधरी साबू को इशारा करते हैं। साबू फार्मूला नंबर 999। साबू झपट कर धमाका सिंह को अपने हाथ में उठा लेता है। अर्र ये क्या? फार्मूला नंबर 999। और एक जोरदार घूसा धमाका सिंह को जड़ देता है। आह! इधर डाकू गोबर सिंह, धमाका सिंह अभी तक नहीं आया, क्यों न इस कुत्ते को अब मैं गोली मार दूं। तभी हवा में उड़ता हुआ धमाका सिंह सीधा डाकू गोबर सिंह के ऊपर लैंड कर जाता है। ओह! आह! और रॉकेट उनके पकड़ से छूटकर दौड़ता हुआ चाचा चौधरी और साबू के पास आ जाता है। रॉकेट आ गया चाचा जी। हाँ साबू, लगता है हमारा फार्मूला नंबर 999 कामयाब रहा। चाचा चौधरी और फूल। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी बैठे बैठे सुस्ती आने लगी है। साबू आओ जरा गोला फेंकने की कसरत कर लो, फुर्ती आ जाएगी। और दोनों लोहे के गोले की तरफ चल देते हैं। ये 100 किलो का गोला तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। साबू गोले को हाथ में उठाता है। हाँ, इसे फेंकने के लिए कुछ दम चाहिए। इधर आहा फूल, मेरी बीवी ने कहा था कि उसे बालों में लगाने के लिए फूल चाहिए। ये तो करीब ही मिल गया। अगर मैं ये फूल चुपके से तोड़ लूं तो किसे पता चलेगा। इधर साबू गोले को अपने हाथ में लेता है और हवा में उछाल देता है। ये गया। गोला जाकर सीधा दीवार से टकराता है और दीवार को तोड़ते हुए उस आदमी को टक्कर मार देता है। ओह! और वो आदमी उड़ता हुआ सीधा तारकोल के ड्रम में जा गिरता है। बीवी के फूल ने कहाँ पहुंचा दिया है?
चाचा चौधरी और इंटरव्यू। एक जगह मेरा नाम चौपट है। मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो, खाओ पान। वो अजनबी उस युवक की तरफ पान बढ़ाता है, जिसे युवक खा लेता है। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। और पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे। मेरी नौकरी पक्की है। वो नौजवान वहीं फुटपाथ पर सोया रह जाता है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां आते हैं। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू, उसे जगाना चाहिए। चाचा चौधरी हाथ में पानी का गिलास लेकर उस युवक के मुंह पर पानी डालते हैं। नौजवान, जागो। मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। साबू उस युवक को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। साबू उस युवक को पश्चिम दिशा की ओर उछाल देता है और वो युवक उड़ता हुआ सीधा उस अजनबी पर गिरता है। युवक ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता है। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट बाकी है। ओह, मेरी कमर। ऑफिस के अंदर। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। इधर वो अजनबी। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय, मेरी कमर।